हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैन प्रताप सिंह। वेलकम टू प्रिंस एकेडमी। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि 12th क्लास में क्लास 12, ठीक है, उसमें मैथ की दो बुकें हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आज मैं आपको फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे जितने क्रम से कंटिन्यू चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको वीडियो इसमें मिलेंगे। ठीक है, और इससे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक की तरफ ले जा रहा हूँ। ठीक है, बेसिक की तरफ लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ संख्याओं के बारे में बताते हैं। संख्याएं, नंबर्स, ठीक है। देखो, एक हम आपको एक सेट बना के देते हैं और उसी के बारे में पूरी जानकारी उसको सीख लेंगे तो सभी संख्या आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखो चलते हैं। ये देखो, मैंने एक वृत्त बना दिया, ठीक है, और इसके अंदर एक और मैंने वृत्त बना दिया। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना, जो सबसे बड़ा संख्याओं का सबसे बड़ा सेट होता है वो होता है समिश्र संख्याओं का, सी, कम्प्लेक्स नंबर का। जो भी सेट है सबसे बड़ा सेट होता है कम्प्लेक्स नंबर का होता है। ठीक, अब कम्प्लेक्स के नंबर के अंदर, समिश्र संख्याओं के अंदर जो भी संख्या होती है वो क्या होती है? रियल नंबर। समिश्र संख्याओं के अंदर जो होता है क्या होता है? रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन सा? परिमेय, एक तो परिमेय और एक अपरिमेय। परिमेय संख्या को हम लोग प्रकट करते हैं किससे? क्यू से, और अपरिमेय संख्याओं को क्यू सी, मतलब क्यू कम्प्लीमेंट, इसे क्या पढ़ेंगे? क्यू कम्प्लीमेंट, क्यू सी से प्रकट करते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या जिसे हम P बटे Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर P और Q तुम्हारे क्या है? पूर्णांक। और Q नॉट, अगर Q जीरो हो जाएगा, किसी के अपॉन जीरो हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक, तो हमारी रियल नंबर दो भागों में बढ़ जाता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। ठीक है, अब परिमेय में कौन कौन शामिल है? परिमेय के अंदर कौन कौन बैठा है? देखो, परिमेय के अंदर एक तो धन पूर्णांक बैठा है, जेड पॉजिटिव, और दूसरा जीरो बैठा है, तीसरा ऋण पूर्णांक भी बैठा है। परिमेय संख्याओं के अंदर जो होते हैं, जो मतलब जो परिमेय संख्या हमारी बनती है वो पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो से मिलके बनती है। ठीक, अब धन पूर्णांकों में क्या है? धन पूर्णांक किससे मिलकर बनते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। धन पूर्णांक जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक, धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब अगर हम इन धन पूर्णांक में जीरो मिला दें, जीरो को मिला दें तो हमारे पूर्ण जाती है कौन सी? पूर्ण संख्या, होल नंबर, जिसे W से प्रकट करते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो और ऐड कर दें, जीरो और रख दें तो हमारी क्या? पूर्ण संख्या बन जाती है, होल नंबर बन जाती है। अब कुछ लोगों को यही नहीं मालूम होगा क्या कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या होती क्या होगी। तो आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि Z इक्वल टू एक्स ए प्लस आई बी, Z इक्वल टू ए प्लस आई बी, जहाँ ए और बी क्या है? तुम्हारे पूर्णांक है, ए और बी पूर्णांक है। तो C इक्वल टू ए प्लस आई बी, C इक्वल टू ए प्लस आई बी, मतलब ए प्लस आई बी, आयोटा फॉर्म, C इक्वल टू ए प्लस आई बी।
ठीक, आयोटा फॉर्म में अगर कोई संख्या है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। यहाँ ए और बी क्या है तुम्हारे रियल नंबर, ए और बी तुम्हारे क्या है रियल नंबर। ठीक है, ध्यान रखना ये ए और बी तुम्हारे रियल नंबर होते हैं। और आई की वैल्यू, आयोटा की वैल्यू होती है रूट माइनस, आयोटा हमारा होता है रूट माइनस, ध्यान रखना। तो इसमें सभी रियल नंबर हमारे ए और बी हमारे क्या है रियल नंबर। तो हम लोग ये देखते हैं रियल नंबर में दो संख्याएं आती हैं। सबसे बड़ा सेट, अगर कोई पूछता है आपसे सबसे बड़ा सेट किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक, और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कौन कौन से हैं, रियल नंबर के अंदर क्या है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब अपरिमेय संख्याओं के अंदर क्या है, धन पूर्णांक, जीरो, ऋण पूर्णांक। ठीक, अब धन पूर्णांक क्या होते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में धन पूर्णांकों में जीरो मिला दें तो क्या बन जाते हैं, ये होल नंबर, पूर्ण संख्या मिल जाती है। ठीक, अब ये तो आपको मालूम ही है क्या, जेड पॉजिटिव। तो सबसे पहले मैंने बता दिया, देखो हम लिख देते हैं इधर, इसको नहीं मालूम लिख लें, कॉम्प्लेक्स नंबर ये लिखा है, इसके बाद आता है रियल नंबर आर, जो हमारे क्या है रियल नंबर। आर इक्वल टू क्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जितनी भी संख्याएं होंगी सब तुम्हारी क्या होंगी, वास्तविक संख्या, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जो भी संख्या ले लें हम, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के सभी संख्याएं तुम्हारी क्या होगी, 1 2 3 4 5 बटे में जो भी संख्या होगी सभी क्या होगी रियल नंबर। अब यहाँ पर आती है परिमेय संख्या क्यू, हम p बटे क्यू, मतलब p और q तुम्हारे पूर्णांक हैं, q नॉट इक्वल टू 0, ये सब तुम्हारा जो सेट है वो किसका है, परिमेय संख्याओं का सेट। ठीक, और परिमेय संख्या पहचाने, अगर p और q का HCF मासा अगर 1 आता है, p और q का मासा 1 आता है तो वे परिमेय संख्या है। ठीक, इसके बाद आता है जेड पॉजिटिव, मतलब धन पूर्णांक, धन पूर्णांकों का सेट 1 2 3 4 2, ये सबसे तुम्हारे धन पूर्णांकों का सेट है। और इसमें क्या है, जीरो भी है। ठीक है, जीरो भी तुम्हारा क्या है, धन पूर्णांकों का सेट। ठीक, और धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक, अब इसी में हम जेड लिख दें, धन पूर्णांक ऐसे लिख दो, एक ही में दोनों कह दें, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक दोनों एक ही में लिख दें, 0 कॉमा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2, ये तुम्हारे हो गए पूर्णांक। इसमें धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों आ गए। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, सभी धन पूर्णांक 1 2 3 4 2, ये भी तुम्हारे सब क्या है, धन पूर्णांक हैं, और धन पूर्णांक की तुम्हारे क्या है, नेचुरल नंबर। इसमें अगर हम जीरो जोड़ दें, जीरो और मिला दें, ये 0 1 2 3 4 2, ये तुम्हारे बन गए क्या, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं बनके तैयार हो गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है तुम्हें, ये एक बात ध्यान रखना, पी और क्यू को लिख दो, ये बात ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये सबसे बड़ा सेट होता है, फिर उसके अंदर होता है रियल नंबर के अंदर होता है परिमेय और अपरिमेय। परिमेय क्या होता है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो से मिलकर बना होता है, और धन पूर्णांक होते हैं नेचुरल नंबर में जीरो और मिला दें तो बन जाते हैं वे होल नंबर। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ा सेट हमारा किसका है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ध्यान रखना, ये संख्या इनका बहुत यूज होगा इस चैप्टर में, इनको ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे। ठीक है, देखो नेक्स्ट में क्या है जो इस चैप्टर में यूज होगा, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, अच्छा, तो तुम लोग क्लास
11th में पढ़ चुके होगे, सेट, सबसेट, ये सभी पढ़ चुके होगे, ठीक है। और नहीं अगर पढ़ चुके हो तो मैं अभी आगे इसके पीछे मैंने वीडियो बनाया है, उसमें देख लेना आप, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले, नहीं तो चलो थोड़ा डिस्कस कर लें हम सेट पर, समुच्चय, सेट, सेट्स, समुच्चय। देखो इसको जो यूज होगा उसी के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है? संख्याओं का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध, संख्याओं को सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से लिखना ही सेट कहलाता है। और इसे किसमें, महिला कोष्ठक में कैपिटल लेटर से लिखते हैं। इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो जैसे हम इसे कैपिटल, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल लेटर में। जैसे ए या 1 या ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डॉट डॉट, ठीक। तो ये हमारा एक सेट बन के तैयार हो जाता है। मतलब इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो किसमें होंगे, स्मॉल लेटर में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक। अब जैसे, अब दूसरी बात, ये तो सेट हो गया, मतलब संक्रम से व्यवस्थित करना, क्रम से लिखना, ए बी सी, संख्याएं होती तो 1 2 3 4 करके लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं, ये सेट हो गया। अब हम इसमें बताते हैं क्या, तुम्हें सबसेट, सबसेट जिसकी हिंदी होती है उपसमुच्चय। देखो मैं धीरे धीरे उधर रिलेशन की तरफ ले जा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। इसकी जानकारी नहीं होगी तो नहीं लिख पाओगे। तो मैंने सेट के लिए, सबसेट के लिए क्या किया, मैंने इसमें कोई 2 एलिमेंट ले लिए। एक सेट लिया मैंने, लेट, लेट मीन्स माना, एक सेट लिया जिसमें 2 एलिमेंट होंगे, और इस सेट के हम बनाएंगे क्या, सबसेट। इस सेट के सबसेट बनाएंगे, ठीक। अब बात ये आती है, यदि किसी सेट में, समुच्चय में 2 एलिमेंट होंगे तो इसके उपसमुच्चय होंगे कितने, सबसेट होंगे कितने। तो इसके लिए एक फार्मूला नोट कर लें, कॉन्सेप्ट, या नोट करके लिख लें। यदि किसी परिमित समुच्चय में n अवयव हों तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर। यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2। अगर हम कहें इसके उपसमुच्चय कितना हुई तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितने हुए, 4। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 कर देंगे, या कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 4 उपसमुच्चय बनेंगे। इस सेट के कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 4 उपसमुच्चय। तो इस फार्मूले को नोट कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 2 की पावर ऐसे 4 उपसमुच्चय होंगे। अब बात ये आती, 4 उपसमुच्चय होंगे वो कौन कौन से होंगे, 4 उपसमुच्चय होंगे तो कौन कौन से होंगे। ध्यान रखना, प्रत्येक सेट, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। कोई भी समुच्चय वो स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो देखो मैं इसके उपसमुच्चय लिख रहा हूँ, क्या होगा, पहला 5, 5 मतलब नल सेट, रिक्त समुच्चय। 5 प्रत्येक सेट में 5 होता है, ठीक है। तो एक तो हो गया 5। दूसरा, इन एलिमेंटों को अलग अलग लिख दो, ए और बी को अलग कर दिया। अब फिर इन दोनों को मिला के लिख दो, ए कॉमा कितने बन गए, 4। और तो कोई कंडीशन संभव है नहीं। देखो ये क्रमबद्ध तरीके से लिखे, पहला मैंने 5 लिखा, 5 प्रत्येक सेट का, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। दूसरा ए, तीसरा बी, और दोनों को मिला के लिख दिया, ए कॉमा बी।
तो यदि किसी एलिमेंट में, किसी सेट में 2 एलिमेंट हैं तो उसके कितने उप समुच्चय होंगे? 4। इसी तरह हम एक एग्जाम्पल और दे दें, A इक्वल टू 1 2 3 4, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या बताइए। उप समुच्चयों की संख्या बताइए। मैंने कहा ना, जितने भी एलिमेंट हों उसको 2 की घात में लगा दो। कितने एलिमेंट हैं इसमें? 4। 1 2 3, टोटल नंबर कितने हैं? 4। मतलब यहाँ पर तुम्हारा n हो गया कितना है? 4। n कितना हो गया? 4। उप समुच्चय कितना हो गया? उप समुच्चय कितना हो गया? 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16। 2 की पावर 4 मतलब 16। तो यदि किसी समुच्चय जितने अवयव हों उसको 2 की पावर में लगा दो, उतने ही तुम्हारे होंगे क्या? उप समुच्चयों की संख्या हो गई। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो उप समुच्चय, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए उप समुच्चय निकाल लेंगे तुम लोग। ठीक, अब उप समुच्चय को प्रकट किससे कहते हैं? देखो, उप समुच्चय का ये चिन्ह होता है, उप समुच्चय का चिन्ह। अब देखो, जो मैंने उप समुच्चय बनाए थे वे इस समुच्चय से ही निकले हैं, उप समुच्चय से ही निकले। ठीक, अब देखो, जैसे 2 तुम्हारे सेट हैं ए और बी। अब मैंने पहले एक सेट लिया था, अब मैं 2 सेट ले रहा हूं। लेट माना ए इक्वल टू ए और बी इक्वल टू A, B, C। अब इसमें ये तुम्हें बताना है कि कौन किसका उपसमुच्चय है, कौन किसका उपसमुच्चय है। ठीक, अब सबसे पहले मैंने अभी बताया था, जो मैंने एक सेट ए लिया था उसमें 2 एलिमेंट लिए थे ए और बी, उसके उपसमुच्चय लिखे थे। फाइव लिखा था, ए लिखा था, बी लिखा था और दोनों को मिला के लिखा था ए, बी। ठीक है, तो इसमें ये देखना है, तुम्हें ये बताना है इसमें ए और बी में कौन किसका उपसमुच्चय है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये देखना है कि ये देखो, जो ए में एलिमेंट है 1, बी में कितने एलिमेंट है? 3। ठीक, ये देखना है ए बी में है, ए है हमारा किसमें? बी में है, लेकिन बी में 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में नहीं है। कौन कौन सी? बी और सी। तो जो हमारा ए आया है कहाँ से आया? बी से। ए कहाँ से आया? बी से। तो हम कह सकते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है। कैसे लिखेंगे? ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है। अर्थात इसे लिखेंगे कैसे हम? ए सबसेट बी। कैसे लिखेंगे हम? ए सबसेट बी, मतलब ऐसे लिखेंगे, ए सबसेट बी, ए बी का उपसमुच्चय है, ए सबसेट बी। अच्छा, अब बात ये आती, ए बी का उपसमुच्चय है, ए है बी का, तो बी क्या है? तथा बी ए का क्या हुआ? आदि समुच्चय, आदि समुच्चय होगा, आदि समुच्चय होगा। मतलब उपसमुच्चय सबसेट, आदि समुच्चय सुपर सेट, सुपर सेट। आदि समुच्चय मीन्स क्या? सुपर सेट। ठीक है, हम धीरे धीरे आप लोगों को लेके चल रहे 12th क्लास के पहले चैप्टर की ओर लेके चल रहे, रिलेशन की। ठीक, तो सबसेट, सेट, सबसेट, सुपर सेट, ये जानकारी हो गई आपको। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और देखो, सेटों के प्रकार होते हैं, ये सब 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़े होंगे।
ठीक है। और ध्यान, और अगर तुम लोग चाहोगे तो कमेंट करना, मैं सेट भी पढ़ा देंगे आप लोगों को, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं कृमित युग्म। कृमित युग्म, धीरे धीरे रिलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। क्या? ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, कृमित युग्म मतलब ऑर्डर्ड पेयर। धीरे धीरे हम आप लोगों को उधर रिलेशन की तरफ लेके चल रहे हैं। क्या? ऑर्डर्ड पेयर, कृमित युग्म, ठीक है। पेयर आप लोग जानते हैं, पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़ा। पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़ा, मतलब मिला के लिख दो, दो या दो से अधिक, तो उसे बोलते हैं हम पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर, जैसे मैंने एक सेट लिख दिया ए इक्वल टू ए कॉमा बी, ए कॉमा, तो देखो ये किसका पेयर, कितने का पेयर है? दो एलिमेंटों का पेयर है, मतलब दो एलिमेंट मिल के लिखे हैं, तो इसी को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जैसे मैंने बी सेट लिख दिया, तो इसे क्या कहेंगे? तीन का पेयर है। अगर सी एक और लिख दें, ए बी सी डी, कितने एलिमेंट है? चार, चार एलिमेंट का पेयर है, तो इसी को बोलते हैं हम क्या? ऑर्डर्ड पेयर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अब जैसे मैंने ये लिख दिया, क्या दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हो सकते हैं? दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हो सकते हैं। जैसे मैंने दो पेयर लिख दिए, ए कॉमा बी बराबर सी कॉमा, दो पेयर लिख दिए, ए कॉमा बी बराबर सी कॉमा, ठीक। तो हम अगर इनकी कंपेयर करें तो ये हो जाएगा ए बराबर सी और बी बराबर डी। ये जब भी बराबर होंगे जब ए बराबर सी होगा और बी बराबर डी होगा, मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर, दो कृमित युग्म जब भी बराबर होंगे जब ए बराबर सी होगा और बी बराबर डी होगा। ध्यान रखना है। तुमसे अगर कोई पूछे दो कृमित युग्म कब बराबर होंगे? जब ए बराबर सी और बी बराबर डी है, तो दो कृमित युग्म बराबर होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम इस पे दे रहे हैं, जैसे मैंने पेयर लिख दिया x प्लस वाई कॉमा वाई इक्वल टू, दो पेयर हम बराबर कर रहे हैं 4, 0, 4, 0, और दो पेयर बराबर हैं, तो x तथा y का मान ज्ञात करो। x तथा y का मान ज्ञात करो। तो क्या मैंने अभी ऊपर डेफिनेशन में बताया है, ये डेफिनेशन है क्या कि a कॉमा बी इक्वल टू सी कॉमा डी जब भी बराबर होंगे जब a बराबर c और b बराबर d होगा। तो इसकी कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिलेगा? 4, इक्वेशन फर्स्ट, और y इक्वल टू क्या मिलेगा? 0, इक्वेशन, ठीक। तो मुझे देखो y का मान तो मिल ही गया, y इक्वल टू 0। अब चाहिए मुझे किसका मान? x की वैल्यू हो चाहिए, ये y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो क्या मिलेगा? x प्लस 0 इक्वल टू 4, x इक्वल टू क्या मिलेगा? x बराबर कितना मिलेगा? 4। तो ऐसे हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर वो कह दे दो कृमित युग्म बराबर हैं तो चर जो भी दिए जाएं उनके मान ज्ञात करो, तो दोनों को हम बराबर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, x और y के मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक। अब ये तो कृमित युग्म के बारे में हो गया, ठीक। अब इसके बाद आता है कार्तीय गुणन, कार्टीशियन प्रोडक्ट। कार्तीय गुणन क्या होता है? कार्तीय गुणन कार्टीशियन प्रोडक्ट,
ये क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब कार्तीय गुणन, दो कृमित युग्म हैं, उनका हम गुणा कैसे करेंगे? दो कृमित युग्म हैं तो हम उनका गुणा कैसे करें? ठीक, तो हम लेट कर रहे दो कार्तीय हैं गुणन A, B और दूसरा लेके चल रहे B1, 2। ठीक है, अभी हम दो का बता रहे, तो इनका कार्तीय गुणन कितना होगा? देखो, कार्तीय गुणन को कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं A क्रॉस B या A गुणा B। तो तुम्हें यही बताना है A गुणा B, ऐसा नहीं कि अपना 2 गुणा 2 कर दिए कितना, 2 गुणा 3 ऊपर 6 होती है, ऐसा नहीं होता है इसमें भाई, इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कैसे गुणा होता है देखो इधर, पहले ऐसे देख तो फिर हम ट्रिक से बताते हैं। तो मैंने क्या किया, ए को लिख लिया A, B और 1, A, B 1, ठीक है। क्या करेंगे हम, A का गुणा B में होगा तो हम कैसे लिखेंगे? A का पहले एलिमेंट लिखेंगे कॉमा B का बाद A, 1, फिर A का 2 के साथ A, A का हो गया दोनों के साथ, तीसरे में होगा B, 1 और B, 2। समझ गए? मतलब A का गुणा हो रहा B में, तो A का एलिमेंट पहले आएगा, B का बाद में आएगा। A का 1 के साथ A, 1, A का 2 के साथ A, 2, फिर एक एलिमेंट A में बचा B का 1 के साथ और B का 2 के साथ। ये हो गया तुम्हारा कार्तीय गुणन A क्रॉस। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम कार्तीय गुणन। ठीक, अब देखो इसे ट्रिक से देखते हैं। देखो इधर, A, B, A इधर चलेगा, B A नीचे की तरफ, A, B और 1 हम निकाल ले A गुणा B। क्या निकाल ले? A गुणा B। तो A का इसके साथ A, 1 A, 2 लिख दिया। A का हो रहा A क्रॉस B, मैं क्या निकाल रहा हूँ? A क्रॉस B, A गुणा B। अब B 1 और B, A का हो रहा B में A1, A2, फिर बचा B1, B, ध्यान रखना है। तो इसको क्या लिख देंगे हम? A क्रॉस B, नीचे लिख देंगे A गुणा B इक्वल टू A1, A2, B1 और B। ठीक है, ध्यान रखना, ये ट्रिक से ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह अगर तुमसे ये कहा B गुणा A, B गुणा A कैसे निकालोगे? देखो, तो B का एलिमेंट पहले आएगा 1, 2 और A, 2। ठीक है, पहले हम ऐसे बताए फिर ट्रिक से बताएंगे। ट्रिक से मैंने बता ही दिया। तो A का एलिमेंट पहले, B का पहले आएगा 1, A और फिर 1, 2। 1 A के साथ भी आएगा, 1 B के साथ भी आएगा, 2, A और 2, ठीक है, ये हो गया B। ठीक, अब इसी को हम ट्रिक से देख लेते हैं। तो क्या होगा? B गुणा है तो B नीचे जाएगा, A इधर जाएगा। B का मतलब 1, 1, 2 A, B। ठीक है, B क्रॉस A तो 1, A 1 B, 1 का A के साथ भी 1 का B के साथ। अब 2 A और 2, ठीक है, 2 A के साथ भी आएगा, 2 B के साथ भी। तो हम लिख देंगे B गुणा A इक्वल टू 1, A 1, B 2A
और 2। ध्यान रखना, तो ये ट्रिक से आसानी से हो जाता है। ये तो देखो 2/2 का है। अब 3 का हम ऐसे ही कह सकते हैं, 3/3 का कह सकते हैं हम ऐसे ही, 3/2 का कह सकते हैं हम, एक 3 का है एक 2 का है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखो एक और, तो दोस्तों साथियों, जो भी क्वेश्चन होगा ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज करेंगे, इसमें ट्रिक ही यूज करेंगे ज़्यादा ज़्यादा। और जितना जो भी क्वेश्चन कठिन लग रहा हो उसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बताएंगे। तो इसमें मैथमेटिक्स में उस लेवल से चलेंगे जिसमें किसी को प्रॉब्लम ना हो। इसमें 12th क्लास में यूपी बोर्ड, RBSC बोर्ड, NCERT किसका भी क्वेश्चन हो, इस ट्रिक से ऐसी ट्रिक बताएंगे, ऐसी ट्रिकें बताएंगे जिससे क्वेश्चन मिनटों में सॉल्व होगा। ध्यान रखना ये। और TG PG उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं। और जो भी क्वेश्चन होगा ये बोर्ड से भी, बोर्ड लेवल से भी करवाएंगे और ट्रिक से भी करवाएंगे। अगर समय कम है आपके पास तो सीधे ट्रिक से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।